हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, अभी हम लोग नेट जेआरएफ जुलाई 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री के, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर में 40 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज हम लोग 41 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे डिटेल में, और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होगी जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी होगा, मैं उसको डिस्कस करते हुए चलूँगा। ठीक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से नेट जेआरएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक फोल्डर बनी होगी, वहाँ से आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, मैंने इसको बहुत डिटेल में कवर किया है। जो भी इम्पोर्टेंट फोल्डर मटेरियल होते हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आज का हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स ये है कि आप जब भी लेक्चर को सुने तो अपने साथ पेन और पेपर को रखें, ताकि अगर कोई इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूं तो आप उसको नोट कर लीजिए और बार बार उसको रिवाइज कीजिए। साथ ही हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं जिनका आंसर हमें नहीं पता होता है या कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, तो उसको हम ब्रिलियंटली काफ़ी हद तक मोस्ट प्रोबेबल सही कर सकते हैं। मतलब कि 70-80% ये चांस रहेगा कि उसको हम लोग सही करेंगे। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो 41st क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑर्डर दैट मुस्लिम वीमेन वर नॉट टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेस और गो टू विजिट टॉम आउटसाइड द सिटी ऑफ दिल्ली। तो आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा वो सुल्तान था जिसने मुस्लिम महिलाओं को ये आदेश दिया कि वो अपने घरों से बाहर या मकबरों पर नहीं जाएंगी। यहाँ पर दिया हुआ है आपको बलबन, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। तो आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है ए, बी एंड डी, सेकंड है बी एंड डी, थर्ड है बी, सी एंड डी, एंड फोर्थ है ए, बी, सी एंड डी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड जो है ऑप्शन बी एंड डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है। जो फिरोज शाह तुगलक था, तो फिरोज शाह तुगलक को ऐसा माना जाता है कि ये सल्तनत पीरियड का, यानी फिरोज शाह तुगलक ये सल्तनत पीरियड का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने इस्लाम के जो भी नियम हैं, इस्लामिक लॉ हैं, शरिया है, इस सबको कड़ाई के साथ लागू किया। यही नहीं बल्कि इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसमें धर्म गुरुओं का स्थान या उलेमाओं का स्थान बहुत ऊपर था। मुफ्ती जो थे वो कानून का एक्सप्लेनेशन करते थे, यानी मुफ्तियों की सहायता ली जाती थी कानून का एक्सप्लेनेशन के लिए। जी, इसके समय में हिंदू जनता थी, उसको जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी का मतलब होता है कि वे लोग जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किए हैं। और साथ ही ये पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर को इम्प्लीमेंट किया। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कौन सा पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को ऐसा कहा जाता है कि ये जो था सिकंदर लोदी, जो बाद में आता है तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद और लोदी, तो उस समय जब सिकंदर लोदी भारत पर शासन करता है तो वो भी काफ़ी कट्टर और धर्मांध व्यक्ति था। तो ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक प्रिकर्सर था सिकंदर लोदी का इस धर्मांध कार्यों के लिए। इसके अलावा कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं फिरोज शाह तुगलक ने, जैसे एग्रीकल्चर से आप रिलेटेड जो भी काम देखते हैं, जैसे नहरों का निर्माण, कनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, इन सब का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक के काल में अच्छे से हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने 300 से ज़्यादा शहरों की स्थापना की, जैसे जौनपुर, हिसाराबाद, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर। इन सब नगरों की नींव किसने रखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दारुल सफ़ा जो एक खैराती अस्पताल था, दारुल सफ़ा, तो इसका भी, या दीवान बंदगान जो दासों के लिए था, तो इन सब का भी निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ। इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग भी रहते थे, जैसे जियाउद्दीन बर्नी, शम्स ए सिराज अफीक, ये सब इसके काल में रहते थे। जबकि सिकंदर लोदी जो था वो लोदी डायनेस्टी का, ये जो सिकंदर लोदी था वो लोदी डायनेस्टी का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली शासक था। और इसने 1503 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव रखी थी। तो इसको आप याद रखिएगा। कुछ और कार्य किए सिकंदर लोदी ने जो उसको नहीं करने चाहिए थे, यानी वो अनुदार कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे मुस्लिम स्त्रियों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया कि वो जो है पीर पे नहीं जाएंगी, मज़ार पे नहीं जाएंगी। ताजिया जो मुसलमानों में निकालने की प्रथा थी, ताजिया पर इसने बैन कर दिया, बैन लगा दिया।
इसके अलावा ये जो था अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के लिए ये दाढ़ी नहीं रखता था, तो यानी बियर्ड नहीं रखता था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एक मंदिर था, अगर सिकंदर मतलब कि नगरकोट में एक मंदिर था ज्वालामुखी मंदिर, तो यहाँ पर जो देवी की प्रतिमा थी वहाँ की मूर्ति को तोड़ करके और एक कसाई को दे दिया ताकि वो अपने मीट को तोड़ने के लिए इसका प्रयोग कर सके। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी एंड डी जो है वो सही है। आई होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42nd क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकेंड आर रीजन। तो आपको असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन में ये कहा गया है कि बलवन अपॉइंट ख्वाजा टू इम्पोर्टेंट इक्ता टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम मुशर्रफ, ही वॉज अ सिविल ऑफिशियल एंड डेल्ट विथ अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स। यानी बलवन ने महत्वपूर्ण इक्ताओं में ख्वाजा की नियुक्ति की। ठीक है, और ख्वाजा की नियुक्ति कहाँ से होती थी? मुशर्रफ से ख्वाजाओं की नियुक्ति की जाती थी। मुशर्रफ एक दीवानी अधिकारी था जिसका काम था रिकॉर्ड को और लेखाओं को रखना। रीजन जो है वो ये कहता है, द अपॉइंटमेंट ऑफ सच एन ऑफिसर बाय द सुल्तान ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ वजीर सजेस्टेड द डिज़ायर ऑन द पार्ट ऑफ सुल्तान टू कीप आई ऑन रेवेन्यू डिवीजन एंड पुट चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द मुख्ताज। यानी वजीर की अनुशंसा पर सुल्तान द्वारा जो ख्वाजा की नियुक्ति होती थी और ये मुख्ताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए शुरू किया गया था। तो अब यहाँ पर देखिए, आप पहले वाले लॉजिक को लगाइए। ख्वाजा की नियुक्ति हो रही है, ख्वाजा की नियुक्ति जब पहले से इसके लिए एक अधिकारी है मुशर्रफ, तो क्यों दूसरे की नियुक्ति हो रही है? तो ये जाहिर सी बात है कि दूसरे के कार्य को नियंत्रित करने के लिए ही इसकी नियुक्ति की जा रही होगी। तो दोनों में एक इंटरलिंक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए और आर दोनों सही है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि इसको कैसे आंसर करना है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जो बलवन था, तो बलवन के काल में बलवन पहले ही देख चुका था कि अपने से पहले के सुल्तानों को देख चुका था कि कैसे छल प्रपंच किए जाते हैं, षड्यंत्र किए जाते हैं गद्दी हथियाने के लिए। तो एक बार जब बलवन को ये शक्ति मिली तो बलवन ने अपने यहाँ अमीर वर्ग को रिस्ट्रिक्ट करने की बात सोची। ठीक है, तो सबसे पहले एक होते थे मुक्ता। जो मुक्ता होते थे इनका काम था अकाउंट को देखना। मुक्ता के बाद में बलवन ने सोचा कि ये लोग काफ़ी शक्तिशाली हो गए होंगे, तो उसने क्या की? ख्वाजा की नियुक्ति की। और ख्वाजा की नियुक्ति कहाँ से होती थी? मुशर्रफ से होती थी। मुशर्रफ उसी समय के मुक्ता से नीचे के एक अधिकारी होता था जिसके नियुक्त करके उसे ख्वाजा बनाया जाता था। ठीक है, तो इसका जो मुख्य काम जो ख्वाजा था, ख्वाजा का नियुक्ति का प्रमुख कारण ही था कि मुक्ताओं पर कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसीलिए इसकी नियुक्ति की गई थी, इसलिए दोनों जो हैं वो करेक्ट हैं। 43rd क्वेश्चन है, विथ रिगार्ड टू अकबर नोबेलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो अकबर की नोबिलिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? फर्स्ट है, एट द बिगिनिंग ऑफ अकबर रिजीम हिज नोबेलिटी कंसिस्टेड मेनली ऑफ तुरानी एंड खुरासानी नोबल्स। यानी अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसके अमीर में मुख्यतः तुरानी और खुरासानी अमीर थे। सेकेंड है, फ्रॉम 1561 he began to admit Rajput princes who were allowed to hold their ancestral domain against their mansab। यानी 1561 में उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती शुरू की जिसे अपने पैतृक स्थान पर मनसब के एवज में रखने का अधिकार था। थर्ड है, एट द सेम टाइम ही डिस्क्रिमिनेट द शेखजादे। ये जो है गलत है क्योंकि अकबर ने इसी समय शेखजादों की भी नियुक्ति शुरू कर दी थी। तो थर्ड आंसर गलत है और राइट आंसर भी यही है। फोर्थ है, टू ब्रिंग द नोबल अंडर क्लोज कंट्रोल ही टुक अवे देयर जागीर्स एंड पुट देम ऑन कैश पे अलॉन्ग विथ स्ट्रिक्ट ब्रांडिंग एंड मस्टर रेगुलेशन टू इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ कंटिजेंट। यानी अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए उसने उसकी जागीरें वापस ले ली, नकदी का भुगतान किया और साथ ही घुड़सवार सेना के नियमित रखरखाव के लिए उसने डाक सिस्टम को सख्ती के साथ लागू किया। ठीक है, तो थर्ड आंसर जो है सही है क्योंकि अकबर जो था उसने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया शेखजादों को, बल्कि उनको भी प्रशासन में हिस्सेदारी दी, उनको भी प्रशासन में पार्टिसिपेशन दी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कबीर कंपोजिशन।
तो कबीर के कंपोजिशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, द मोस्ट रिवर्ड कलेक्शन ऑफ कबीर वर्सेस बाय द कबीर पंथी इज कलेक्शन बीजक कंटेंट इन आदि ग्रंथा। ठीक है, यानी कबीर की जो पंथियाँ हैं, कबीर पंथी जो लोग हैं, उनके द्वारा रचित पदों में सर्वाधिक श्रद्धेय जो है वो है बीजक, और बीजक के कुछ पद जो है वो आदि ग्रंथ साहिब में, जो सिखों का ग्रंथ है, उसमें संकलित किया गया है। बी, कबीर्स वर्सेस इन पंचवानी लिटरेचर कंपोज्ड बाय द दादू पंथीज अपीयर टू बी लिटिल लेस ऑथेंटिक दैन पंजाब ट्रेडिशन, यानी पंजाबी परंपरा के बजाय दादू पंथी द्वारा पंचवनी में रचित कबीर के पद अपेक्षाकृत कम प्रमाणिक माने जाते हैं, लेस ऑथेंटिक है। फोर्थ है, चार्लोटे वाउडविले आर्ग्यूड दैट द कॉर्पस ऑफ कबीर इन द आदि ग्रंथ इज फ्री फ्रॉम द कबीर पंथी सेक्टेरियन एलिमेंट्स, यानी शार्लेट वाउडविल का तर्क है कि आदि ग्रंथ में संग्रहित जो कबीर की संग्रह कबीर पंथी सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त है, यानी किसी भी सेक्टेरियन एलिमेंट से ये मुक्त है। एंड डी, डेविड लॉरेंजन believes that all the three major collection of Kabir contain interpretation of material from other sources, यानी डेविड लॉरेंजन का मानना है कि सभी कबीर के सभी जो तीनों प्रमुख संग्रह हैं वो अन्य स्रोतों से ली गई सामग्री के प्रक्षेप है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब यहाँ पर देखिए कि सारी बातें कबीर से रिलेटेड है और बहुत कम ही उम्मीद है कि इतना डिटेल में किसी भी बुक में दिया गया हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने अच्छे से तैयारी की है लेकिन ये तो अभी कभी आपने इतने डिटेल में पढ़ा नहीं, तो ऐसे सामान्यतः क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो ए, बी, सी एंड डी होते हैं, और यहाँ पर भी वही बात है, राइट आंसर वही है, ए, बी, सी एंड डी चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, एक बार हम लोग कबीर की जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं या इम्पोर्टेंट जो बीजक रैमनी है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कबीर की वानियों को भोगदास ने, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि भोगदास ने इसको संकलित किया है, और जिसका जो भाषा है वो ठेठ एंशिएंट पूर्वी भाषा है। ठीक है, कबीर ने जितने लोगों का नाम लिया, जैसे राम का नाम लिया, गोविंद का नाम लिया, जादव राम का नाम लिया, ये सब का प्रयोग कबीर ने अपने चैतन्य मन के लिए किया है, मतलब कॉन्शियस माइंड के लिए किया है, न कि किसी ये धर्म से रिलेटेड है, ऐसा हिस्टोरियन का कहना है। जो बीजक ग्रंथ है वो 11 प्रकरणों में, बीजक जो है वो डिवाइडेड है 11 प्रकरणों में, जिसमें प्रथम प्रकरण को जो है रैमनी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, अभी मैं यहाँ पर फिर से बताता हूँ। बीजक जो है वो 11 प्रकरणों में डिवाइड है, जिसमें पहले को जो है वो रैमनी कहा जाता है। ठीक है, और रैमनी दूसरे को बीजक कहा गया है। बीजक का जो दूसरा प्रकरण है वो है शब्द। ठीक है, तो रैमनी शब्द, इसमें क्या है 115 शब्दों का मार्मिक विवेचन, यानी शब्दों का बेसिकली जो 115 वर्ड्स हैं उनका इसमें वर्णन किया गया है। जो थर्ड प्रकरण है बीजक का, उसका नाम है ज्ञान चौतीसा। ठीक है, तो ज्ञान चौतीसा जिसमें हठ धर्मिता का वर्णन किया गया है। चौथा प्रकरण जो है वो है विप्रतमीसी, फोर्थ जो है वो विप्रतमीसी है, इसको भी आप याद रखिए। पांचवा प्रकरण जो है वो है कहड़ा प्रकरण। ठीक है, तो बाकी और आगे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि ये सब जो है बीजक के प्रकरण है। बीजक में टोटल क्या है 11 प्रकरण है, और ये बाकी जितनी स्टेटमेंट है इन सब से रिलेटेड, कबीर के बीजक से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर दी गई है, इसको भी आप ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 45वां क्वेश्चन है कि एक तरफ आपको टेक्निक दी गई है और दूसरी तरफ बुक का या सोर्स का नाम दिया गया है, आपको जो है मिलान करना है, मैच करना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। एक तरफ दिया हुआ है टेक्निक में फर्स्ट मेंशन ऑफ ए स्पिनिंग व्हील इन इंडिया, बी शॉप मैन्युफैक्चर्ड, सी सिलेंडर एंड पिस्टन सिरिंज, डी ग्रूव्ड स्क्रू एज मेंटल अटैचमेंट। ठीक है, सोर्स में दिया हुआ है सीरत फिरोज शाही, इसके बाद में है थेवेनॉट, इसामी और मोन्सराट। तो कौन सा जो है वो करेक्ट है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। जैसे फर्स्ट मेंशन ऑफ स्पिनिंग व्हील जो है वो इसामी ने इसके बारे में बात की है। शॉप मैन्युफैक्चरिंग की बात सीरत ए फिरोज शाही में है, जिसके लेखक के बारे में पता नहीं है। सिलेंडर एंड पिस्टन सिरिंज की जो बात है वो मोन्सराट ने की है, जबकि ग्रूव्ड स्क्रूड एज मेटल अटैचमेंट की बात थेवेनॉट ने की है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। जो इतिहासकार ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी हैं, यानी इसामी की जो कृति है वो है फुतुहात उत सलातीन। जो इसामी है इसकी बुक का नाम है फुतुहात
उस सलातीन। और इसी बुक में उसने जानकारी दी है स्पिनिंग व्हील के बारे में, ठीक है। इस बुक में और सारी बातें हैं। इसामी जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है रजिया और मलिक याकूत के जो संबंध है उसके बारे में, उनकी जो लव अफेयर हैं या ये सब बातें हैं। हालांकि हिस्टोरियन इसको नहीं मानते हैं, लेकिन इसका वर्णन जो है उसने अच्छी तरीके से किया है, ठीक है। इसके बाद में जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक के काल में 2 ग्रंथ लिखे जाते हैं। एक है फतूहात ए फिरोज शाही, जिसका लेखक खुद फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। और ये सल्तनत काल की आत्मकथा, पहली आत्मकथा मानी जाती है। जबकि दूसरी जो बुक है वो है सीरत ए फिरोज शाही। सीरत ए फिरोज शाही में सॉप मैन्युफैक्चरिंग का वर्णन है। तो ये इसके लेखक जो है वो अभी भी इनके लेखक के बारे में पता नहीं है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के काल में दयाल ए फिरोज शाही के नाम से 1300 आयुर्वेद के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। और ये ग्रंथ जो थे वो एक लाइब्रेरी थी जहाँ से इसको ज्वालामुखी मंदिर, जिसको मैंने आपको पूर्व में बताया कि ज्वालामुखी मंदिर को के जो देवी देवता थे या कांसे की जो मूर्ति थी उसको फिरोज शाह तुगलक ने एक कसाई को दे दिया था, मीट स्लगदर को दे दिया था, ताकि वो उसका यूज बटखारे के रूप में, मेजरमेंट के रूप में कर सके। तो उसी के पुस्तकालय के 1300 पुस्तकों को इसने दयालते फिरोज शाही के नाम से अनुवादित करवाया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन लेवल्ड एज असर्शन एंड सेकेंड अदर लेवल्ड एज रीजन। आपके असर्शन में दिया हुआ है इन द मिडाइवल पीरियड द दाम वाज एज मच एन इंडेक्स ऑफ वैल्यू कॉपर एज द रुपीज वाज ऑफ सिल्वर, ठीक है। यानी इंटरेस्टिंगली द रीजनल प्राइस वेरिएशन अटेंड ए मच ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन द केस ऑफ कॉपर मेटल दैन इन दैट ऑफ गोल्ड और सिल्वर। मध्यकाल में जो दाम थे तांबे के, उनके मूल्य को जानने का उतना ही मुख्य सूचक था जितना कि चांदी का रुपया। रोचक बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि तांबे की जो धातु थी इसका संबंध क्षेत्रीय कीमतों में विविधता और सोने चांदी के बहुत अधिक महत्व नहीं रखती थी, ठीक है। तो ये तो सही है कि तांबे के धातु सोने चांदी की कीमत से क्या ही प्रभावित होंगे कभी भी, ठीक है। जबकि रीजन है द मेन सप्लाई वेयर फ्रॉम द माइंस ऑफ द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए कि अरावली रीजन में आपको राजस्थान का रीजन आता है, विंध्याचल रीजन में एमपी का रीजन आता है। तो इन रीजन में माइंस तो हैं, लेकिन आपको पता है कि राजस्थान का जो खेती है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, न कि चांदी के लिए। द प्रॉक्सिमिटी टू दिस क्लाउड कुड पे ए लार्ज पार्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंट इन प्लेन्स अमॉन्ग वेरियस मार्केट। यानी तांबे की जो आपूर्ति थी अरावली और विंध्य श्रृंखला के उत्तर पूर्वी ढलान के खदानों से होती थी, और इसके साथ इसकी जो समीपता विभिन्न बाजार के मूल्य में मतलब कि बड़ी भूमिका अदा कर सकती थी, ठीक। तो अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि तांबे की आपूर्ति तो होती थी लेकिन चांदी की आपूर्ति नहीं होती थी। अब जब चांदी की आपूर्ति नहीं होती है तो ये कैसे तय होगा कि यहाँ के माइनिंग के जो उपयोग किए जा रहे हैं निकट जो मार्केट हैं, वेरियस मार्केट, उसमें चांदी के मूल्य डिफेल्युएट करेंगे, डिफ्लेक्शन करेंगे। तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, यानी ए ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47th क्वेश्चन है, बाई एन इम्पीरियल फरमान विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ आमेर वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग द मकराना मार्बल इन हिज ओन वतन जागीर। तो फरमान के द्वारा किस राजा को, जो आमेर का राजा था, उसको मना कर दिया गया था कि वो मकराना के जो मार्बल हैं वो उसका यूज नहीं करेंगे, जबकि जो मकराना का मार्बल जो था वो उन्हीं के वतन जागीर में पड़ता था। तो आपके ऑप्शन हैं फर्स्ट राम सिंह, राम सिंह आमेर घराना से नहीं थे। राजा विशन सिंह, थर्ड है मिर्जा राजा जय सिंह एंड फोर्थ है सवाई जय सिंह, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह जो थे वो मान सिंह के ग्रैंड सन थे। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि क्यों इनको मना किया गया था। अगर आपको कंटेक्स्ट पता हो तो आपको आसानी से याद रह सकता है। सबसे पहले तो आप जानिए कि जो मान सिंह थे वो मान सिंह अकबर के समय में मनसबदार थे। मान सिंह के बाद जो इनके पुत्र होते हैं वो होते हैं भाऊ सिंह। भाऊ सिंह जहांगीर के समय रहते हैं, जबकि मिर्जा राजा जय सिंह
ये शाहजहाँ के समय रहते हैं और औरंगजेब के समय रहते हैं। शाहजहाँ के समय इनको अच्छी खासी वतन जागीर मिली हुई थी, लेकिन होता ये है कि औरंगजेब इस समय दक्कन में बहुत ज़्यादा परेशान था। तो उस यहाँ पहले मैं मिर्जा राजा जय सिंह लिख देता हूँ, ठीक है। अब औरंगजेब दक्कन में बहुत परेशान था। इससे पहले दक्कन में कौन थे? अभी शिवाजी थे। शिवाजी ने अफजल खान और शाइस्ता खान दोनों के नीतियों को विफल कर दिया और उनके साथ किसी भी तरह की संधि नहीं हुई। अब औरंगजेब को लगा कि भाई अब हमें जो है डिप्यूट करना चाहिए मिर्जा राजा जय सिंह को, क्योंकि वो मिर्जा राजा जय सिंह को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। तो औरंगजेब की सोच ये थी कि अगर इनसे युद्ध होता है तो या तो शिवाजी मर जाएगा या जय सिंह मर जाएगा, तो दोनों में विन विन सिचुएशन है। लेकिन जय सिंह जो है अपनी कूटनीतिक समझ से क्या करते हैं, शिवाजी के साथ समझौता कर लेते हैं। इन दोनों में संधि हो जाती है, और संधि हो जाती है तो शिवाजी मुगल दरबार में आते हैं। लेकिन मुगल दरबार में आने के साथ औरंगजेब उनके साथ धोखा करता है और उनको क्या करता है, कैद कर लेता है, ठीक है। उनको बंदी बना लेता है, प्रिजन कर देता है। उनको बंदी बनाने के बाद जो है शिवाजी को रखा जाता है आगरा के किले में, लेकिन शिवाजी के जैसे तैसे भाग जाते हैं वहाँ से निकल करके, और औरंगजेब जो है इससे बहुत नाखुश होता है और जितने भी लोग उस किले से संबंधित थे सबको जो है सज़ा दी जाती है। और ऐसा माना जाता था, औरंगजेब ने ये भी माना कि जो मिर्जा राजा जय सिंह थे एंड जो उनका पुत्र कुंवर सिंह था, ये दोनों जो है इस षड्यंत्र में लिप्त हैं। ये उन दोनों को भी मानता था कि इन्हीं के कारण शिवाजी भागे हैं, इसीलिए इसने दंड स्वरूप वतन जागीर उनसे छीन ली। और इसके अलावा और बहुत सारे काम किए जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कॉन्टेक्स्ट को समझिए। जिसके बाद उसने फरमान निकाला औरंगजेब ने और उनको मकराना के मार्बल उपयोग करने से रोक लगा दी, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो 48 क्वेश्चन है कि आपको एक तरफ ट्रैवलर दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका नेटिव कंट्री है। यहाँ पर देखिए ट्रैवलर में है निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी का है इटली। आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। इसके बाद में है ऑथेनियस निकिटीन, ये रसिया का है। इब्न बतूता मोरक्को एंड अब्दुल रज्जाक सीरिया, ठीक है। तो अब्दुल रज्जाक जो है वो सीरिया का नहीं था बल्कि ईरान का था, इसीलिए ये जो है ये गलत है, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं और कौन कौन से ट्रैवलर्स हैं इंपॉर्टेंट मिडाइवल पीरियड में। सबसे पहले आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता का जो नेटिव कंट्री है वो है मोरक्को, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आता है, तुगलक डायनेस्टी के समय। टाइम पीरियड है इसकी 1333 से लेकर के 1342 तक। फिर आता है निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी का जो नेटिव कंट्री है वो है इटली, और ये देवराज फर्स्ट के समय आता है। और देवराज फर्स्ट कौन है? विजयनगर किंगडम के इम्पेरर हैं, और इनका टाइम पीरियड है 1420 से 22, यानी निकोलो कॉन्टी इस बीच में भारत रहा। फिर अब्दुल रज्जाक आता है। अब्दुल रज्जाक ईरान का था, नेटिव कंट्री इसकी ईरान थी। देवराज सेकेंड के समय ही आता है और विजयनगर एम्पायर में ही आता है। तो 1442 से लेकर के 43 तक ये भारत में रहा। फिर आता है एथेनेसियस निकिटीन, जो रसिया का था है, और ये मोहम्मद थर्ड के समय आता है बहमनी किंगडम में, और 1470 से 1474 तक ये यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, मिडाइवल पीरियड के ये इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट ट्रैवलर हैं। इनकी नेटिव कंट्री क्या है, किसके काल में आए थे, टाइम पीरियड क्या है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, क्रोनोलॉजी में लगाइए या किसी भी तरह के सवाल आ सकते हैं। 49 क्वेश्चन है, हिज ग्रेट ग्रैंडफादर हैड रिटन एन अकाउंट ऑफ मेनी एनिमल, प्लांट्स एंड पीपुल, बट हैड नॉट ऑर्डर्ड हिज पेंटर्स टू मेक पिक्चर ऑफ देम। आइडेंटिफाई दिस रॉयल ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडसन पेयर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा सुल्तान था जिसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने अपनी बहुत सारे अकाउंट तो लिखे जिसमें एनिमल, प्लांट्स और पीपल के बारे में उन्होंने वर्णन किया, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने पेंटर को ये आदेश नहीं दिया ताकि वो उनका फिगर जो है वो बना सके, ठीक है। तो ये कौन था जोड़ी था, आपको ये बताना है। क्या ये बाबर और जहांगीर थे, क्या हुमायूं और शाहजहाँ थे, अकबर और औरंगजेब थे, और जहांगीर और बहादुर शाह थे। तो यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाइए तो आप कर सकते हैं आसानी से। हुमायूं ने किसी भी बुक की रचना नहीं की थी, ठीक है। अकबर ने भी किसी बुक की रचना नहीं की थी। अकबरनामा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। जहांगीर की जो समय में कोई भी बुक जो लिखी गई उसकी आत्मकथा वगैरह वो जहांगीर ने खुद नहीं लिखी। तो बचा कौन? बाबर, क्योंकि बाबर मुगल पीरियड का पहला इम्पेरर है जिसने अपनी आत्मकथा को लिखी और उसी में उसने इन सभी चीज़ों का वर्णन किया है। तो राइट आंसर क्या है? बाबर। और बाबर का ग्रेट ग्रैंडसन कौन था? वो था जहांगीर, ठीक है।
अब थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं बाबरनामा की, क्योंकि बाबरनामा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आप यह याद रखिए कि जो बाबरनामा की रचना की थी या तुजुक ए बाबरी, तो इसी में है कि क्या हुआ अगर मैदान जंग हार गए, अभी मैंने नहीं हारा है वो जीतने का अदम्य साहस और हौसला। तो ये पहला लाइन है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी का। काफ़ी ये मतलब आप मोटिवेटेड लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाबर जो अपनी मातृभाषा जो थी उसकी चगतई तुर्की थी और इसी लैंग्वेज में इसने बाबरनामा की रचना की है। जब ये वहाँ से क्या होता है कि बाबर अपने जब यंग एज में रहता है तो उसे भारत के क्षेत्र पर आक्रमण करने की सूझती है और वो वहाँ से चल देता है आक्रमण करने के लिए। 300 लोगों के साथ ये वहाँ से चलता है और सबसे पहले हिंदू कुश को पार करने के बाद काबुल में प्रवेश करता है और वहाँ का शासक खुद को ये घोषित कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ताशकंद, समरकंद, बुखारा, बल्ख इन सब पर इसने शासन किया और अपनी शासन सत्ता को इस्टेब्लिश किया। लेकिन जो बाबरनामा है, बाबरनामा को हम 3 टाइम पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला टाइम पीरियड है वो उसको हम 1494 से लेकर के 1503 तक का काल कर सकते हैं। इस दौर में बाबर जो था वो फरगना का राजा बनने का दौर था उसका, और इसी समय उसने अपना पैतृक गांव जो है उसको गंवाना पड़ा था, ठीक है। सेकेंड फेज शुरू होता है 1504 से लेकर के 1525 तक। इस समय ये काबुल में प्रवेश करता है और वहाँ का शासक बनता है। और थर्ड फेज है 1526 से लेकर के और उसकी मृत्यु तक का, ठीक है। तो इन्हीं का बेसिकली इसमें वर्णन किया गया है। इसमें बाबर जो है बहुत सारी जानकारियाँ देता है, जैसे वो ये कहता है कि हिंदुस्तान में ना तो मदिरा अच्छी है, ना कि यहाँ के औरत अच्छे हैं, ना घोड़े अच्छे हैं। तो इन सब की बात करता है। ये एक व्यक्ति की प्रशंसा करता है और वो है विजयनगर का सम्राट किंग की क्या नाम है उनका, कृष्णदेव राय, ठीक है। तो उनके बारे में ये जिक्र करता है उसमें। तो ये आप याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग केप्ट ऑन सेक्शन ऑफ हिज लाइब्रेरी इन द हरम वेयर द लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड रीड आउट बुक टू हिम बिफोर ही वॉन्ट टू स्लीप। यानी वो कौन सुल्तान था जो अपने हरम में एक लाइब्रेरी रखा था और जब वह सोने जाता था तो वहाँ हरम की महिलाएं उसे बुक पढ़कर सुनाती थी, ठीक है। तो अब बाबर को इतना टाइम कभी मिला नहीं कि वो आराम से हरम में सोए और मस्ती से किताबें सुनी। हुमायूं को भी इतना टाइम पीरियड नहीं मिला क्योंकि उसका जो साम्राज्य था आप जानते ही हैं कि काफ़ी समय उसका ईरान में बीता, काफ़ी समय पर्सिया में बीता, भागते भागते बीता और एक दिन लुढ़कते हुए वो मर भी गया दिन पनाह की लाइब्रेरी से। और जहांगीर जो थे उनको पढ़ने लिखने की फुर्सत नहीं थी। ये जो थे पेंटिंग वेंटिंग में मशगूल रहते थे, मस्त दारू उरू पीते थे, मदिरा पान का सेवन करते थे। तो जहांगीर इसमें व्यस्त रहते थे। अकबर के पास बहुत टाइम था, ये रिलीजियस रिफॉर्म भी कर रहा था, पढ़ता भी था, मतलब पढ़ना इन द सेंस कि सुनना। तो ये अकबर की ही लाइब्रेरी थी हरम में, जब वो सोने जाता था उसको महिलाएं लाइब्रेरी में पढ़कर सुनाती थी, ठीक है। अब कुछ बातें हम कर लेते हैं अकबर के बारे में। 1516 में अकबर जो है वो शासक बनता है अपनी तरफ से। उससे पहले 1556 से लेकर के 60 तक वो डिफेक्टो रूलर के रूप में शासन किया बैरम खान के संरक्षण में, ठीक है। अब इस समय होता क्या कि अकबर थोड़ा दरिया दिल इंसान था, मतलब ठीक ठाक था। तो अकबर को देखा कि महिलाएं सती, हिंदू धर्म में उस समय सती प्रथा का ट्रेडिशन था और अकबर को लगा कि यार ये तो ठीक नहीं हो रहा है कि इतनी खूबसूरत महिलाएं जो है उनको जलाया जा रहा है। मैं एग्जैक्टली आपको जब ये बोल रहा हूँ तो ये नहीं है कि मैं बायस्ड हूँ, बल्कि मैं आपको समझाने के उद्देश्य से बोल रहा हूँ। हालांकि अकबर ने अपनी आत्मकथा में भी इसका वर्णन किया है। तो अकबर ने ये सोचा कि यार इतनी खूबसूरत महिलाएं जल रही हैं, ये अच्छा नहीं है। तो वो उन महिलाओं को क्या हुआ कि एबडक्ट करवाता था और उसको अपने हरम में रोकता था। तो कई बार इतिहासकारों में इस बात को लेकर के ये कन्फ्यूजन है या आप ये कह सकते हैं कि गलतफहमी है कि अकबर ने सती प्रथा का विरोध किया था अपने अर्ली टाइम में। बाद में उसने किया होगा, लेकिन अर्ली टाइम में उसकी मंशा क्या थी कि चलो ये खूबसूरत महिलाएं हैं, इनको हरम में रखना चाहिए और इसीलिए उसने हरम का इनको पार्ट बनाया। क्योंकि अकबर जो है वो खुद लिखता है अपनी आत्मकथा में या जीवनी में, अकबर खुद कहता है अकबरनामा में कि अगर मुझे पहले से ये इतनी इंटेलेक्चुअलिटी मिल जाती या अगर मैं पहले से इतना कॉन्शस रहता तो मैं कभी भी सल्तनत में अपने किसी भी स्त्री का एबडक्टेशन नहीं करवाता, अपहरण नहीं करवाता और ना ही उनको हरम में लाता, ठीक है। तो ये बात अकबर ने खुद स्वीकारी है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा अकबर ने बहुत सारे काम किए, जैसे धर्म रिलीजियस रिफॉर्म में उसने काम किए।
फिर जो रिलीजियस टॉलरेंस है उसके लिए इसने काम किया, भाषाओं की प्रमुखता के लिए इसने काम किया, जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म करने के लिए इसने काम किया, और इसके बाद में रिलीजियस टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करवाया ताकि अधिक से अधिक लोग इसको पढ़ सकें। तो ये सब उसकी मुख्य काम थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 51st क्वेश्चन है, ए मुगल इम्पेरर शोड टू द कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस मिलिट पर्सन दैट द लैंग्वेज इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस जुबैन ए कुदरत बट इट इज़ अ वर्डली प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू प्रूव हिज आर्गूमेंट ही थ्रू his practical experiment kept a newly born to completely secluded place as Gung Mahal name as मुगल emperor। ठीक है, तो एक मुगल बादशाह जो थे वो रूढ़िवादी और धार्मिक प्रकृति के लोगों को दिखाया, जो लोग ऑर्थोडॉक्सी रहते हैं थे, कि ऐसा नहीं है कि भाषा जो है किसी कोई प्राकृतिक से भाषा पाता है, बल्कि यह सीखने का एक क्या है, सांसारिक तरीका है। भाषाएं आप समाज में रह के सीख सकते हैं। और अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए उसने एक गुंग महल बनवाया जिसमें नवजात शिशुओं को रख दिया जाता था और उनका डेवलपमेंट खुद होता था, ताकि क्या देखना ये है कि वो खुद से भाषा सीख पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन था शासक था। योर ऑप्शंस आर फर्स्ट बाबर, सेकंड अकबर, थर्ड जहांगीर एंड फोर्थ औरंगजेब। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अकबर थे, अकबर काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव था, मतलब कि वो सोचता था समाज, सोसाइटी और इनके रिलेशंस के बीच में, तो इसलिए अकबर ने ये प्रयोग किए थे। ठीक है, उसने एक गुंग महल बनवाया था। अब इसमें क्या होता था कि अकबर ने देखा कि एक नवजात शिशु है, नवजात शिशु के जन्म लेते ही उसने क्या किया कि गुंग महल में डलवा दिया, नेटिव इन्फेंट को उसने गुंग महल में डलवा दिया। फिर देखा कि और इनकी संरक्षण के लिए अच्छी अच्छी धाई माँ उपलब्ध होती थी, ऐसा नहीं है कि उनको वहाँ पे टॉर्चर किया जाता था, लेकिन धाई माँ का काम क्या होता था, वो चुपचाप जाती थी और चुपचाप आती थी, कोई भाषा का नहीं, इंटेलेक्चुअलिटी की कोई बात नहीं वहाँ होती थी, मतलब भाषा का प्रवाह नहीं होता था, फ्लो ऑफ लैंग्वेज बिल्कुल नहीं था, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं थी। 48 मंथ के बाद अकबर देखता है कि भाई इनमें तो भाषा का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, ये तो कोई लैंग्वेज ही नहीं बोल पाते हैं, वो सिर्फ फॉक्स की आवाज़ निकालते हैं, कोई कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रहा है यानी डॉग की आवाज़ निकाल रहा है, तो उनमें एनिमल की आवाज़ तो डेवलप होती है लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी या इंसान की आवाज़ नहीं डेवलप होती है। इसी से अकबर ने ये अनुमान लगाया, ये बात कही कि जो जुबान एक कुदरत है, वो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जुबान एक कुदरत होती है, बल्कि ये जुबान एक सोसाइटी है, व्यक्ति जो है समाज में रह के बोलना सीखता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन ऑफ अकबरनामा। तो अकबरनामा के मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में कौन सा जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट है, इन मुगल पेंटिंग ऑफ अकबरनामा यूजुअली 2 पेंटर कोलैबोरेट ए सिंगल पेंटिंग। तो मुगल पीरियड में जो अकबरनामा की पेंटिंग हुई है तो उसमें एक ही चित्र से दो चित्रकार संबंधित है। द स्केच एंड द कलरिंग वेर यूजुअली डन बाई अ सिंगल पेंटर, यानी रेखांकन और रंगाई का जो काम है एक ही चित्रकार द्वारा किया गया है। सी, द कोलैबोरेटर यूज टू फर्निश पोर्ट्रेट ओनली, जो सहयोगी थे वो केवल पोर्ट्रेट को पूरा करते थे। एंड डी, दिस इन सर्टेन पेंटिंग, स्केचिंग, कलरिंग एंड पोर्ट्रेटर्स आर डन बाई 3 डिफरेंट पेंटर। कुछ खास चित्रों में रेखांकन, रंगाई और जो पोर्ट्रेट थे ये 3 चित्रकारों द्वारा किया गया है। कौन सा जो है वो सही है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट ए एंड डी ओनली, सेकेंड ए एंड सी ओनली, थर्ड ए बी एंड सी ओनली एंड फोर्थ ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पर देखिए इतना डिटेल में आपको कहीं भी अकबरनामा के बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि वही लॉजिक आप फिर से लगाइए कि जब भी आपको लगे कि यार इतना डिटेल में तो कभी पढ़ा नहीं अकबरनामा के बारे में, काफ़ी सारी सोर्सेज को मैंने रिसर्च किया लेकिन इतना डिटेल में मैंने कहीं नहीं पढ़ा पेंटिंग के बारे में, अकबरकालीन पेंटिंग के बारे में, तो फिर वहीं आप लगाइए लॉजिक ए बी सी एंड डी और राइट आंसर भी यही है। ये ट्रेडिशन है, ये यूजीसी का एक पैटर्न है जिसको आपको ध्यान रखना है, थोड़ा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं अकबर के समय की पेंटिंग के बारे में। ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं, हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि अकबर के समय में कौन कौन से पेंटर थे। तो अकबर के समय में मीर सैयद अली नाम के एक पेंटर थे। तो मीर सैयद अली एंड ख्वाजा सम्मद, ये 2 ऐसे पेंटर थे जिसको अकबर ने सीरीन ए कलम की उपाधि दी। ठीक है,
और इन्हीं लोगों ने दास्तान ए अमीर हमजा, ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, यानी जो हमजा नामा है, हमजा नामा या इसी को बोलते हैं दास्तान ए अमीर हमजा। इसकी पेंटिंग शुरू होती है अकबर के काल में, जिसमें तकरीबन बहुत सारे 100 से ज़्यादा पेंटर जो है उस समय के पार्टिसिपेट करते हैं और ये एक लंबा टाइम पीरियड में ये जाकर तैयार होता है। तो इस समय अकबर के काल में, मुग़ल पीरियड में, मुग़ल काल में, अकबर के समय में दो तरह की पेंटिंग में दो तरह की मुख्य विशेषताएँ थी, दो कैरेक्टरिस्टिक थे पेंटिंग के। एक क्या था कि जो कोर्ट कल्चर था, दरबार में डेली क्या होता है, तो कोर्ट कल्चर पे पेंटिंग की जाती थी। दूसरा क्या था कि किसी इंडिविजुअल की पेंटिंग भी की जाती थी। यहीं से इंडिविजुअल की पेंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। जब अकबर ने 1562 में 1562 ईस्वी में मुग़ल दरबार में तानसेन आता है और उसकी एक पेंटिंग को बनाने का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें हिंदू एंड फारसी दोनों तरह के जो चित्रकार होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फारसी चित्रकारों में मुख्य रूप से हैं अब्दुल सम्मत, फारूक बेग, खुसरो बेग, खुसरो कुल्ली, जमशेद, ये सब जो हैं वो फारसी चित्रकार हैं, ठीक है, जो अकबर के समय में काम करते हैं। अकबर के समय में दासवंत जो थे, यानी दासवंत एक इम्पॉर्टेंट पेंटर होते हैं और इन्होंने रजनामा, जो महाभारत का पर्शियन लिटरेचर में अनुवाद है, तो रजनामा का अनुवाद जब करता है और इस पर पेंटिंग की जाती है 1584 में, तो ये इम्पोर्टेंट पेंटिंग कौन करता है, ये दासवंत करते हैं। इसके अलावा अकबर के समय में रामायण, महाभारत यानी अकबरनामा, इसके बाद में बाबरनामा, खामसा, तारीख़-ए-अल्फ़ी, इन कालिया दमन, इन सब के बारे में भी पेंटिंग की जाती है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे 53rd भी पेंटिंग से ही संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर वर इन जहांगीर कोर्ट, जहांगीर के कोर्ट में कौन से पेंटर जो थे, अब्दुल समद, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, मीर सैयद अली। आपके ऑप्शन है ए, बी एंड डी, सेकेंड बी, सी एंड डी, थर्ड बी एंड सी एंड फोर्थ ए एंड डी। राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड बी एंड सी, क्योंकि अब्दुल समद जो थे वो अकबर के दरबार में थे, तो ए को तो आप कट कर दीजिए, ये यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा, ठीक है। जबकि मीर सैयद अली जो थे ये भी अकबर के दरबार में थे, तो डी को कट कर दीजिए, बचा क्या, बी एंड सी, अबुल हसन एंड उस्ताद मंसूर। अकबर के काल में कौन कौन से थे, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मीर सैयद अली अकबर के काल में थे, तो इसको आप यहाँ से कट कीजिए, अब्दुल सम्मद को भी कट कीजिए, ठीक। तो मीर सैयद अली, ख्वाजा सम्मद, दासवंत, अबू सम्मद, फारूक बेग, खुसरो और जमशेद, जिसमें ये जो लास्ट के चार थे ये फारसी से थे और पर्शियन थे। तो इसको आप याद रखिएगा कि अकबर के समय में कौन मुग़ल पेंटर थे। जबकि जो जहांगीर है इसके समय में मुग़ल पेंटिंग का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है और इसके समय में जो इम्पोर्टेंट पेंटर हैं वो है उस्ताद मंसूर, जो एनिमल की पेंटिंग अच्छे करते थे और इनको जो उपाधि दी गई थी वो नासिर उल असर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। फिर आते हैं आगा रैजा, अबुल हसन, इनको नादिर उल जमा की उपाधि दी जाती है। फिर मोहम्मद नादिर हैं, मोहम्मद मुराद हैं, बिशनदास, गोवर्धन और दौलत, ये तीन जो थे वो हिंदू चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में, ठीक है। अब एक बार हम लोग जहांगीर के काल में पेंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जहांगीर के काल में जो पेंटिंग थी उसकी दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी। पहला तो ये था कि उसमें इंडिविजुअल या ब्यूटिफिकेशन जो पेंटिंग की होती है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया और इसके समय में जो पेंटिंग थी उसको रियलिस्टिक बनाने का काम किया गया। रियलिस्टिक कैसे बनते थे, जैसे उसमें लंबी चौड़ी मार्जिन छोड़ी जाती थी। मार्जिन पर क्या होता था कि प्लांट एंड लीफ की पेंटिंग की जाती थी, इसके अलावा एनिमल की फ़ोटो बनाई जाती थी, तरह तरह के चित्र इसमें किए जाते थे, ठीक है। और जो मंसूर थे, उस्ताद मंसूर, वो एनिमल के क्षेत्र में पेंटिंग करने के उस्ताद थे, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। 54th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आपके स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ए, विद इन हिज ओन किंगडम स्वराज शिवाजी अटेम्प्टेड टू बिल्ड रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द मॉडल ऑफ डेक्कन सुल्तान, द टैक्सेशन विद इन इट्स वेरी लाइट, ठीक है। यानी जो अपने किंगडम में शिवाजी थे तो जिसको स्वराज कहा जाता था, उसमें दक्कनी सल्तनत के प्रारूपों पर नियमित प्रशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। इसमें कर बहुत कम थे। अब यहाँ पर आप देखिए, जब आप शिवाजी का पढ़िएगा तो उनके समय में दो क्षेत्र थे, एक थे स्वराज और दूसरा था आउटसाइड स्वराज।
तो यहाँ पर सरदेशमुखी लिया जाता था और यहाँ पर चौथ लिया जाता था। तो चौथ जो होता था वो 1/4 होता था, जबकि सरदेशमुखी जो था 1/10 होता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि ये कम था, और शिवाजी की ये अपनी कॉन्सेप्ट थी, ना कि ये दक्कन के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए जो है वो गलत है। सेकेंड है शिवाजी डेथ सॉ ए मोनेटरी इक्लिप्स ऑफ द पॉलिटी ही फाउंडेड एंड हिज सन संभाजी वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। तो ये जो है सही है, क्योंकि संभाजी के जो साले थे गणेश जी सिरके, उसने क्या हुआ कि शिवाजी को धोखा दिया और औरंगजेब ने उनको कैप्चर कर लिया और बाद में संभाजी को यातना दे करके उनको मार डाला। होता क्या है कि जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो उस समय उनके 2 पुत्र थे। एक थे राजा राम, जिनकी माता जो थी ताराबाई थी, और दूसरी जो थी वो थे ये क्या नाम है इनका, संभाजी। संभाजी जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो वो अच्छे खासे एज के थे, मतलब 30 से 40 के बीच में थे। तो संभाजी को लोगों ने, मराठा सरदारों ने क्या किया, वहाँ पे राजा नियुक्त कर दिया। ठीक है, राजा राम उस समय बहुत छोटे थे तो राजा राम को नहीं बनाया गया, लेकिन ताराबाई को लगता था कि इनको बनाना चाहिए। तो ये क्या हुआ, बाद में जाकर के अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं, अंग्रेज बोल रहा हूँ, ये मुगलों से। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, संभाजी अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। औरंगजेब क्या होता है, 5 लाख की आर्मी लेकर के चलता है दक्कन को रौंदने के लिए। वहाँ पे जो जाता है तो कुतुब शाही और निजाम शाही, जो अहमदनगर और बीजापुर का गोलकुंडा का था, तो वो क्रमशः 1 दिन में और 2 दिन में ख़त्म कर देता है। अब उसको लगा कि संभाजी को भी ख़त्म कर देगा। संभाजी अपनी टैक्टिस, युद्ध टेक्निक के कारण 1 साल तक इस युद्ध को जारी रखते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि संभाजी का अपना जो साला था या ब्रदर इन लॉ था, गणेश जी सिरके ने एक बार, संभाजी कहीं बाहर गए हुए थे तो गणेश जी सिरके ने इसकी खबर दे दी औरंगजेब को, और औरंगजेब ने कैप्चर किया उनको और वहाँ पे उनको मार डाला। अब यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, तो ऑप्शन ए गलत है और बी करेक्ट है। तो आप यहाँ से हटाइए, ए गलत है, ये गलत और ये गलत, यानी अब आपको आगे देखना है कि और कौन सही है। थर्ड है मराठा सरदार enlarge their resources by a rigorous collection of चौथ following which they subjected the recalcitrant territory to plunder। ठीक है, अब वही है कि जो मराठा सरदार थे, इन्होंने सख्ती से चौथ हासिल किया और अपने संसाधनों को बढ़ाया। लूटपाट का भी शिकार होना पड़ता था इसमें, तो ये भी सही है। फोर्थ है ताराबाई द विडो ऑफ शिवाजी सन एक्सेप्टेड द मुगल सिजरनिटी। ताराबाई जो इनकी मुगलों की अधीनता क्या स्वीकार कर ली थी। तो अभी मैंने आपको बताया कि ताराबाई को शुरू में लगा ऐसा, लेकिन बाद में जब संभाजी लड़ने लगे तो ताराबाई वेट एंड वॉच जब, लेकिन संभाजी की मृत्यु हो जाती है तो राजा राम के नेतृत्व में ताराबाई 1 वर्षों तक फिर औरंगजेब का मुकाबला करती हैं। तो ताराबाई वाला स्टेटमेंट गलत है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी ओनली। ठीक है, 55th क्वेश्चन है, ऑल्दो टेकन अबैक बाय द ब्यूटी ऑफ कश्मीर एंड इट्स गार्डन, which of the following emperor decreed in his 6th regnal years that no king should visit there unless on military or administrative business, as believed that the pursuit of pleasure was inadequate reason for going to Kashmir। ठीक है, यानी ये कहा जा रहा है कि कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती से प्रभावित होने के बावजूद कौन बादशाह था जिसने अपने 6ठे ईयर में, यानी शासनकाल के 6ठे साल में ये आदेश जारी करता है कि सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के सिवाय कोई भी व्यक्ति कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा और न ही वो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए वहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट जहांगीर, सेकंड शाहजहां, थर्ड औरंगजेब एंड फोर्थ बहादुर शाह। तो आपको तो पता है कि जहांगीर जो थे वो रसिक मिजाज व्यक्ति थे, शाहजहां भी कुछ वैसे ही मतलब कि प्यार करने वाले लोग थे, तो ये भी इस तरीके की आदेश नहीं पारित कर सकते हैं। लेकिन औरंगजेब के बारे में हमें पता है कि औरंगजेब ने काफ़ी सारे जो प्रथाएं थी, जैसे नौरोज उत्सव, ये म्यूजिक सिस्टम, इन सबको बंद करवा दिया था। ठीक है, तो औरंगजेब ने ये काम किया होगा। तो राइट आंसर भी औरंगजेब ही है कि औरंगजेब ने इन सब चीज़ों को ख़त्म किया, इन सबको कर्ब करने की कोशिश की। जैसे आपको एक बात ये भी पता होगा कि औरंगजेब भले ही जितना भी क्रूर हो, लेकिन उसका लाइफ जो था वो बहुत सिंपल था। वो ऐसा नहीं था कि उसमें जहांगीर की तरह न मदिरा पान का शौक़ था, न अकबर की तरह हरम में महिलाओं को रखने का शौक़ था। इस तरह की कोई भी गलत आदत उसमें नहीं थी। वो सादा जीवन जीता था और कुरान का वो नियमित रूप से पाठ करता था, 5 टाइम नमाज पढ़ता था, इस्लामिक लॉ में वो भरोसा रखता था। ठीक है, संयमित जीवन जीता था। तो इसी के रिगार्डिंग क्या होता है कि 1663 में औरंगजेब ने सती प्रथा पर बैन लगाया।
फिर 11वें वर्ष में उसने झरोखा दर्शन पे बैन कर दिया। 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा को बंद किया। फिर 1668 में जो हिंदू त्यौहार थे उसको ये बंद कर देता है। इसके अलावा 1669 में इसने हिंदू टेम्पल जो है उसको तोड़ने का आदेश देता है, और इसी क्रम में वो मथुरा का जो केशव मंदिर है और बनारस का विश्वनाथ मंदिर, इसको भी वो तोड़ने का आदेश देता है। ठीक है। इसके अलावा शरीयत में जो भी शरीयत के अनुसार कर नहीं है उसको भी उसने ख़त्म कर दिया। अकबर ये जो औरंगजेब था उसका एकमात्र उद्देश्य था कि जो हिंदुस्तान है उसको दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है। ठीक है। लेकिन सादा विचार इसका इतना था कि लोग इसको जिंदा पीर कहते थे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। चलते हैं 56 क्वेश्चन पे। आपको बताना है कि किसका निर्माण किसने किया था। अब यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन फिर भी चार मीनार हैदराबाद का, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली, टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी सासाराम और गोल गुम्बज बीजापुर। तो इसका क्रोनोलॉजी क्या है, बनने का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले बनता है टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी, जिसका टाइम पीरियड है 1540 से लेकर 45 तक। ये सासाराम में है और ये एक तालाब के चारों तरफ तालाब है और बीच में इसकी मकबरा है शेर शाह सूरी की। ये मकबरा इसने खुद बनवाया था और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ईंट से बनी हुई है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो है वो हुमायूं टॉम्ब है, जो अकबर के आदेश पर हमीदा बानो बेगम ने 1562 में बनवाया। फिर है चार मीनार, जिसको कुल्ली कुतुब शाह ने 1591 में बनवाया। और आफ्टर दैट गोल गुम्बज है, जिसको 1656 में आदिल शाह ने बनवाया था। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि कौन सबसे पहले है। सबसे पहले है टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी, फिर हुमायूं टॉम्ब है, गोल गुम्बज और चार मीनार में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। हालांकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप याद रखिए कि चार मीनार पहले बना था और गोल गुम्बज बाद में बना था। ठीक है। इसके बाद में एक तरफ आपको जैन टर्म दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी मीनिंग दी हुई है, तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। भद्रक मिलान करना है आपको, बेसिकली मैच कराना है। भद्रक, झुल्लक, श्रावक और यति। तो कौन क्या है। फर्स्ट है ले जैन फॉलोअर, सेकेंड है दिगंबर जैन मैसेंजर, थर्ड है श्वेतांबर मॉन्क हु फॉलो द वो ऑफ म्यूचुअली, एंड फोर्थ है इनिशियल स्टेज ऑफ इनिशिएशन ऑफ ए दिगंबर जैन एसेटिक। ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भद्रक जो थे वो दिगंबर मंदिर में क्या होता है, मैनेजर्स का काम करते थे। तो ए का सेकेंड है। ठीक है। इसको आप याद रखिए। भद्रक जो होता था वो एक पोस्ट है जो दिगंबर जैन मंदिर में मैनेजर का काम करते थे। तो ए का जो है वो सेकेंड होगा, लेकिन सेकेंड जो है वो आपको दो जगह दिया है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। झुल्लक साधु होते थे। दिगंबर जैन मुनि जो होते थे उनको झुल्लक बोला जाता था। तो यहाँ पर आप देखिए इनिशियल स्टेज जो होता था दिगंबर जैन मुनि का दीक्षा के समय उनको झुल्लक बोला जाता था। तो बी का 4 होगा और यहाँ पर जो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। जो श्रावक थे वो जैन उपासक होते थे। ले ऑफ जैन फॉलोअर को श्रावक बोला जाता था। एंड यति जो होते थे वे श्वेतांबर दैन भिक्षु होते थे। ठीक है। तो डी का 4 होगा। इसके अलावा कुछ और टर्म है जिसको मैं आपको बता दूं। एक है आश्रव, संवर और निर्जरा, ये दोनों सब, और बंधन, 4 चीज़ें हैं। ये सब कर्म से रिलेटेड है। जो कर्मा ट्रेडिशन है, अगर पहली बार फर्स्ट स्टेज में फ्लो हो रहा है व्यक्ति की हो तो उसको बोलते हैं आश्रव। जब कर्मा सिस्टम स्टॉप हो जाता है तो उसको बोलते हैं संवर। जब कर्मा सिस्टम में अब व्यक्ति जान लेता है कि कर्म वगैरह में कुछ रखा नहीं है तो अब यहाँ पे क्या होता है, कर्मा सिस्टम का डिक्लाइन होने लगता है। और फोर्थ है कि अब व्यक्ति जो है वो कर्मों से मुक्त हो जाता है, यानी हर एक बंधन से मुक्त हो जाता है, तो इसको बोलते हैं निर्जरा। इसके अलावा बंधन। ठीक है। और संलेखना क्या है, संलेखना जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्याग करने की पद्धति है, इसको आप याद रखिएगा। 58 क्वेश्चन है। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकेंड अदर लेबल्ड एज रीजन। आपको बताना है कि कौन करेक्ट है। गुरु रामदास फॉलो प्रीवियस प्रैक्टिस इन अपॉइंटिंग हिज सक्सेसर। गुरु रामदास जो थे वो सक्सेसर की पहले जो पद्धति थी उसी को जारी रखा। एंड सेकेंड है द सक्सेशन ऑफ गुरुशिप वॉज कन्फर्ड बाई हिम ऑन हिज सन इज लॉर्ड रामदास एंड हिज डिसेंट देयर बाई मेकिंग गुरुशिप हेरिडेटरी। अब एक चीज़ आपको पता है कि गुरु अमरदास के बाद में कौन बनते हैं, गुरु रामदास बनते हैं। गुरु रामदास बनते हैं सिखों के गुरु। गुरु अमरदास और रामदास के बीच में सन इन लॉ और फादर इन लॉ का रिलेशन था, यानी गुरु अमरदास जो थे वो फादर इन लॉ थे गुरु रामदास के।
तो यहीं से ये ट्रेडिशन शुरू होती है कि गुरु रामदास ने किसी दूसरे को ना बना करके अपने दामाद को बनाया जैन धर्म बोल रहा हूँ, सिख धर्म का गुरु। तो यहाँ से एक डिसेंसी शुरू हो जाती है। तो इन्होंने पहले के प्रथाओं को मान्यता नहीं दी और हेरिडेटरी को शुरू की, तो इसलिए ए गलत है और आर जो है वो सही है। 59 क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि इसमें पहले वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा है, तो पहले वाला लॉजिक सिर्फ उसी चीज़ों के लिए जिसके बारे में आपको जानकारी कम हो, ठीक है। अब सिखों के गुरु के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि गुरु रामदास, अमरदास के बाद रामदास होते हैं और रामदास अमरदास में सन इन लॉ और फादर इन लॉ का रिलेशन है, तो ये बात सही नहीं है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। 59 क्वेश्चन है। आफ्टर स्टॉर्मिंग सरहिंद, बंदा बहादुर एडॉप्ट द टाइटल ऑफ पादशाह, स्टार्टेड अ न्यू कैलेंडर एंड इशूड क्वाइंट बिगिन द नेम ऑफ द विच गुरु, ठीक है। यानी कि सरहिंद पर आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पादशाह की उपाधि धारण की और एक नया कैलेंडर आरंभ किया। इस कैलेंडर में किन गुरुओं के नाम के सिक्के जारी हुए, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा जो है वो राइट है। योर ऑप्शन पहला है गुरु नानक एंड गुरु हरगोविंद, सेकेंड है गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह, थर्ड है गुरु गोविंद हरगोविंद एंड गुरु अर्जन एंड गुरु गोविंद सिंह एंड गुरु तेग बहादुर। राइट आंसर है इसका गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह। एक तो गुरु नानक जो थे सिखों के फर्स्ट गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो लास्ट गुरु थे, तो इन्हीं दोनों का ज़्यादा महत्व है सिख ट्रेडिशन में। इसलिए बंदा बहादुर ने जब अटैक किया सरहिंद पर और उसको जब जीता तो इन दोनों गुरुओं के नाम पर, फर्स्ट एंड लास्ट गुरुओं के नाम पर सिक्के चलाए, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ राइटर्स एंड वर्क्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन से राइटर के वर्क जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। फर्स्ट है निजामुद्दीन अहमद ने क्या तबाकत ए अकबरी की रचना की है, बिल्कुल सही है। खैफी खान ने मासिर ए अलमगिरी की रचना की है, तो ये जो है गलत है क्योंकि इसकी रचना जो है वो साकी मुस्तैद खान ने की है। तो इसको आप याद रखिएगा, मासिर ए अलमगिरी की रचना किसने की है, साकी मुस्तैद खान, और ये औरंगजेब के काल में होता है। औरंगजेब के 11वें वर्ष में इसकी रचना की है, ठीक है। और इसको जो है जदुनाथ सरकार ने गजेटियर ऑफ मुगल एम्पायर कहा है, गजेटियर ऑफ मुगल एम्पायर। यानी जो साकी मुस्तैद खान की मासिर ए अलमगिरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको जदुनाथ सरकार ने गजेटियर ऑफ मुगल एम्पायर का दर्जा दिया है। बाकी दोनों सही है। अब्दुल हामिद लाहौरी ने पादशाहनामा की रचना की है, और पादशाहनामा बेसिकली जो है वो इसमें कई सारे राइटर हैं जो शाहजहाँ के शासनकाल के 10 वर्षों के इतिहास को उल्लेख करता है और 20वें वर्ष में ये पूरा होता है, ठीक है। मोहम्मद काजिम ने आलमगीरनामा की रचना की है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। शाहजहाँनामा और आलमगीरनामा ये दोनों जो है औरंगजेब के काल में इसकी रचना की जाती है। शाहजहाँनामा के रचयिता इनायत खान है और आलमगीरनामा के रचयिता काजिम सिराजी है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो गलत है। तो फ्रेंड्स आज का ये डिस्कशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। कल हम लोग 16 से लेकर 60 से 80 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड योर नेट TRF एग्जाम। सो प्लीज़ इफ़ यू डू like, please do like, comment, share and subscribe the channel. Thanks for watching and thanks for discussion. Have a nice day. Bye. Thank you.